मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में अक्खे डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या? चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल की उसकी औकात दिखाने के लिए मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भैया जी में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि कोशिका की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था। अब चलते हैं कोशिका के खानदान के बारे में, यानी कोशिका के अंगों के बारे में। क्या होता है ये कोशिका के अंग? हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। लेकिन उसके अंदर भी उसका एक परिवार बसा है, समझ लीजिए, ठीक है। उसके अंदर भी उसके अंग हैं और सारे, बहुत सारे। जैसे कि कौन कौन से हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर पाया जाता है गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, मतलब ये सारी चीज़ें पाई जाती है कोशिका के अंदर। तो आइए उन सबों को एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, जितने सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को कुछ तो चाहिए, मतलब कि कवर या फिर कुछ सुरक्षा। तो ये कौन देता है? कोशिका झिल्ली। यानी ये क्या होता है? एक आउटर कवर पार्ट होता है, यानी बाहरी आवरण होता है ये कोशिका का, ठीक है। ये एक बाहरी आवरण होता है। कैसा होता है ये आवरण? अर्ध पारगम्य, मतलब कि जरूरत की चीजों को ही ये कोशिका के अंदर जाने देती है, जरूरत की चीजों को ही। मतलब ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये जो बाहरी पार्ट, ये जो इसका बनाया हुआ, ये क्या है? ये ही हो कोशिका झिल्ली है, ठीक। ये कोशिका झिल्ली है, ये सारी चीजों को क्या देता है? एक प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? अर्ध पारगम्य होता है, यानी जरूरत की चीजों को ही अंदर जाने देती है। अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें, वो भी आगे जानेंगे। ये किस किस में पाया जाता है? तो पादप और जंतु में, ठीक है। पादप मतलब पादप बोले तो, और जंतु में देखिए क्या क्या होता है। सब समझ गए होंगे पादप और जंतु, लेकिन मैं एक विशेष उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। पादप का मतलब ये होता है कि वैसे सजीव जो एक स्थान में ही रहे, मतलब सिर्फ हिल डुल ऐसे ऐसे करे, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सके। और वहीं पर जंतु क्या होता है? जैसे हम लोग उसमें आ जाते हैं, जंतु के कैटेगरी में जानवर सब आ जाता है। तो हम लोग भी किसी जानवर से कम थोड़े हैं। तो देखिए, पादप और जंतु में विभिन्नताएं समझ में आ गई होंगी। तो कोशिका झिल्ली किस में होता है? पादप और जंतु दोनों में होता है, ठीक है। यानी पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है और जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है। ये बना किस चीज का होता है भाई? तो ये प्रोटीन का बना होता है। ये जो आवरण है, ये किस चीज का बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। ये कोशिका का बाहरी आवरण है और ये क्या होता है? अर्ध पारगम्य होता है, ठीक। अब समझ में आ गया क्या होता है कोशिका झिल्ली। चलिए अब आते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति पर। अब देखिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हम लोग यदि 1 केजी प्याज लाने कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या दिया जाता है? एक थैला में दे दी, थैला बोले तो पॉलीथीन वगैरह में, एक पॉलीथीन में दे दिया। और उसी जगह पर हम लोग अगर 5 केजी प्याज लाने जाते हैं तो हम लोग क्या करता है? डबल दे देता है, डबल पॉलीथीन दे देता है। तो बस भगवान भी शायद वो सब्जी मंडी वाले या फिर सब्जी वाले के पास ट्यूशन लिया होगा, तो इसीलिए वो वाला फॉर्मूला अप्लाया है। मतलब कोशिका में देखिए क्या किया है। जो कोशिकाएं आकार में छोटी होती है, जिसका मतलब कि क्या बोलते हैं, आकार में छोटी होती है, जिसका वजन तो नहीं कर सकते, तो उस कोशिका में क्या दे दिया? कोशिका झिल्ली, यानी एक ही तो दिया पॉलीथीन। और जिस कोशिका, यानी पादप की कोशिकाएं जंतु की कोशिकाओं से की अपेक्षा क्या होती है? बड़ी होती है, इसीलिए उसमें क्या दे दिया गया? कोशिका भित्ति, यानी डबल पॉलीथीन। इसको क्या कहा जाता है? दोहरी झिल्ली भी कही जाती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो इसी के ऊपर, कोशिका झिल्ली के ही ऊपर इस टाइप करके क्या रहता है? एक कोशिका भित्ति रहती है, ठीक है। तो मैं इसका फिगर आउट कर दूँ, हाँ। तो कोशिका भित्ति रहती है, इसको क्या कहा जाता है? दोहरी झिल्ली भी कही जाती है। ये भी क्या, एक बाहरी आवरण है जो क्या करता है? कोशिका को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में। चलिए इतना जान लिया। अब क्या है? ये किस चीज का बना होता है भाई? तो जैसे कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना था, ये किस चीज का बना है? सेल्यूलोज का। इसीलिए अगर किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि पादपों में, यानी पेड़ पौधों में सबसे अधिक मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, तो क्या होता है? वो सेल्यूलोज होता है। और हाँ, लॉकडाउन आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे। जो भी बंदे या फिर बंदी, बोले तो लड़के या लड़की, भाई या बहन, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने मतलब कि 100% एफर्ट उसमें डालें और तैयारी करें। क्योंकि अगर आप लोग लॉकडाउन के चलते अपनी मंजिल को भूल जाएंगे तो फिर वो क्या बोलते हैं, गलत बात हो जाती है। इसलिए कहा जाता है ना कि मंजिल को भुलाकर भी जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पा कर दिखा। और लिख दे अपनी सफलता की कहानी अपने मेहनत की कलम से, और कह दो उस किस्मत से कि है दम तो उसे मिटा कर दिखा।
तो चलिए आइए देखते हैं ये कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की। अब समझ में आ गया कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। भाई साहब सभी को पता है ये क्या है, एनर्जी का हाउस है, यानी ऊर्जा गृह है ये। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि क्यों कहा जाता है इसको एनर्जी का पावर हाउस, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। क्यों कहा जाता है इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है, आइए देखते हैं। हम लोग जो श्वसन लेते हैं तो वो वाला ऑक्सीजन आखिर जाता कहाँ है, ब्लड के थ्रू से। हम लोग तो ये जान रहे ब्लड के थ्रू से क्या होता है, और ब्लड में भी कौन, हीमोग्लोबिन श्वसन को लेके जाता कहाँ, वो ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाता है, तो वो हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। और इसी झिल्ली से ऑर्डर लेता है कि भाई साहब हमको जाने दीजिए, ठीक है, हमको वहाँ पर कोशिकीय श्वसन भी करना है और एक श्वसन कराना है, जिससे क्या एनर्जी बनेगी। कैसे बनेगी आइए देखते हैं। तो इसके थ्रू से, कोशिका झिल्ली के थ्रू से ये अंदर चला जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से ब्लड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तक भेज दिया जाता है ब्लड, ऑक्सीजन को, किसके थ्रू से, ब्लड के थ्रू से, ठीक। तो वहां तक चला गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक साइकिल चलती है, यानी एक रिएक्शन होता है इसके अंदर, उस ऑक्सीजन में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन जब पहुंचती है उसके बाद क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, एक चेन रिएक्शन होती है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस जो ये वाला जो रिएक्शन का खोज किया था, ये वाला रिएक्शन का जो पता लगा था, वो क्रेब्स नाम के ही एक वैज्ञानिक ने लगाया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, क्रेब्स साइकिल। और इसी क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, किसका, एटीपी का निर्माण होता है। और इसी तरह हम लोग जानते हैं कि 38 यानी 38 एटीपी मिलकर एक तो ग्लूकोज बना देता है, और उसी ग्लूकोज से हम लोग क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, यानी पावर मिल जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, एनर्जी गृह। हिंदी इंग्लिश मिला के बोल देते हैं, यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा बने नहीं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी क्या होता है, चलिए इसी को रिलेट करते हैं एक दूसरे से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना दिया, ऊर्जा बनाता है भाई। कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या क्या बनाता है, एनर्जी बना देता है। चलिए एनर्जी तो वो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसकी खपत भी तो होती है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस जगह पर लग रही है, मुंह में, क्योंकि मैंने मुंह से ही तो बोल रहा हूँ। तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से लग रही है, मेरे मुंह से लग रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर बना गया, यानी मेरे मुंह की कोशिका जितनी, वो सब तो एनर्जी बना ही रही है। लेकिन अभी मेरा पैर स्थिर है, ठीक है, तो वहाँ की भी कोशिका तो बना रही है एनर्जी, ठीक है। लेकिन उस वाले एनर्जी को क्या वहीं होके वेस्ट हो जाएगा। अब एनर्जी बना तो रही है, तो उसका तो कहीं यूज तो करना होगा ना। तो वहाँ से एनर्जी को मेरे मुंह तक लाने में मदद कौन करती है, गोल्जी बॉडी, यानी ऊर्जा का परिवहन। ऊर्जा का परिवहन किसका काम है, गोल्जी बॉडी का। गोल्जी उपकरण, हिंदी में बोले तो गोल्जी उपकरण, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का क्या काम है, समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना दी और उसका परिवहन करना, यानी एनर्जी को मेंटेन करना। अब ऐसे तो नहीं होगा कि मैं अभी जैसे बोल रहा हूँ, मेरा मुंह थक गया, पैर ऐसे काम कर, क्या बोलेंगे, मेरा मुंह थक गया यार, अब नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते, शरीर थक गया है। यानी ऊर्जा कहीं ना कहीं से मेंटेन तो हो रही है, तो वो मेंटेनेंस कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। चलिए गोल्जी बॉडी पे आप लोग समझ गए होंगे। अब रसधानी की बात करते हैं, जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में। वैक्यूल्स क्या होता है, हमारे शरीर में 65% पानी है, समझ लिए। हमारे शरीर के वजन का 65%, मतलब हमारा अगर किसी व्यक्ति का वेट 100 kg है, यानी 1 क्विंटल वेट है, तो उसका 65% उसमें पानी ही है। अब बोलेंगे कि हमने इतना पानी पिया कब भाई, इतना पानी पीते तो हम लोग को पथरीय नहीं होता है, ठीक है, बोलने का मतलब। तो पानी क्या होता है, मतलब कि 65% पानी होता है हमारे शरीर में, हमारे वेट के तुलना में, ठीक है। तो वो सब पानी रहता क्या, वो सब पानी पेट में नहीं रहता, ना ही हम लोग वो पीते हैं, ठीक है। वो सब पानी रहता है वैक्यूल्स में, यानी रसधानी में। कहाँ पर, तो रसधानी में वो पानी रहती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जल संग्रहण। क्या कहा जाता है, जल संग्रहण। आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, पॉज करो, अरे 3। अब राजधानी के बाद पढ़ेंगे दोस्तों तारककाय। तारककाय यानी बोले तो सेंट्रोसोम, हिंदी में नाम ही ऐसा उठपटा रहता है ना, तारककाय यानी सेंट्रोसोम। इसी के कारण क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। अब कोशिका विभाजन, इसका खोज किसने किया था, सेंट्रोसोम का, वो बोबरी नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने सेंट्रोसोम की खोज की थी, ठीक है। अब कोशिका विभाजन से आप लोग क्या समझते, कोशिका का टूट जाना।
जब डीपली पढ़ाएंगे कोशिका विभाजन तब तो समझा ही देंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी तौर पे समझते हैं। कोशिका विभाजन का मतलब कोशिका का टूट जाना नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण, यानी कोशिका का पुनर्निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन किसके कारण होता है? ये तो सेंट्रोसोम के कारण होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, और यही कारण है कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें क्या होता है, रिकवर कम, मतलब उसमें अगर चोट उट लग जाती तो वो रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। और अगले वीडियो में, पिछली वीडियो में जैसे बता ही दिया था कि न्यूरॉन के क्या क्या, मतलब कि उसको किस तरह करके हिफाजत करनी चाहिए उसकी। और इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं कि वाहन को चलाते समय कृपया करके आप लोग हेलमेट का उपयोग जरूर करें, क्योंकि अगर न्यूरॉन को क्षति हो गई ना तो फिर दुनिया से डिलीट होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है कोशिका विभाजन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोसोम ज़्यादा पाया जाता है। इसमें तो बिल्कुल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए लीवर में अगर चाकू वाकू भी लग जाएगी ना तो क्या वो अपने घाव को जल्दी से रिकवर कर लेता है। अब बात करते हैं अंतर्द्रव्य जालिका की, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कोशिका का क्या कहा जाता है, आंतरिक कंकाल कहा जाता है, समझ लिया। ठीक है, आंतरिक कंकाल बोले तो मतलब जैसे कि हम लोग क्या क्या ये सब जैसे स्टर्नम वगैरह है, ये सब क्या करता है, ये सब हम लोग शरीर को पचकना। अब देखिए हड्डी वगैरह नहीं रहती हमारे शरीर में, क्या होता है, हम लोग का इस पट्टी और इस पट्टी का एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों पचक जाता है ऐसे करके, मतलब चिपट जाता है। तो वही क्या करता है कि कोशिका को जो ऐसे ऐसे गोल वाला जैसा बनाया था, कोशिका को क्या होना, पचटने नहीं, चिपटने नहीं देता है। इसीलिए ये किसका काम करता है, कंकाल का काम करता है। ये क्या करता है, इसको आंतरिक सहायता प्रदान करती है। ये जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है, ये क्या प्रदान करती है, कोशिका को सहायता प्रदान करती है अंदर, मतलब अंदर से, यानी आंतरिक रूप से। और इसी को आंतरिक कंकाल कहा जाता है कोशिका का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो ये देखिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ है यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसका दो पार्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड क्या मतलब, इसका दो पार्ट होता है, एक थोड़ा खुरदुरा टाइप का रहेगा और एक क्या रहेगा, एकदम स्मूथ रहेगा। तो इसको क्या कह देते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोल देंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको क्या बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और ये खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, तो इस साइड जो होता है एस शॉर्ट में लिखे हैं, इस साइड वसा का निर्माण होता है, इसी साइड यानी चिकनी सतह पर ही क्या, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर ही वसा का निर्माण होता है। ठीक है, और इस साइड यानी रफ साइड में किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण किस साइड में होता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम में होता है। भाई आप क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ भी बक रहे हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में होता है, लेकिन उसमें नहीं, किस में होता है, वो रफ जो खुरदुरा खुरदुरा ये सब जो है ना, इसमें होता है। और यही सब क्या है, यही सब है राइबोसोम। यहीं पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण। इसे देखिए जैसे लिख के रखा, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन किस साइड पाया जाता है, तो अंतर्द्रव्य जालिका जो है उसकी खुरदुरी साइड में राइबोसोम पाया जाता है, वहीं पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और स्मूथ साइड में किसका, वसा का। चलिए, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।